अस्सलाम वालेकुम। शाहराह दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ और मेरे साथ हैं जनाब हसनान मलिक और नासिर इकबाल साहब। मौजू जो है वो दो तीन है आज। एक तो ये है कि 63A के हवाले से अदालत में पिछले 2 दिन के अंदर क्या हुआ है। जो सदारती रेफरेंस था उस पर अदालत ने बरहमी भी की। जो इमरान खान साहब जलसों में कहते हैं उसका जवाब भी अदालत की तरफ से आया। और फिर दूसरी एक और नई बात शुरू हुई है और वो है इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जैसे काजी फाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस दाखिल करना के हवाले से उन्हें गुमराह किया गया और वो अपनी ज़िम्मेदारी डाल रहे थे फ़रोग नसीम साहब पे, और फ़रोग नसीम साहब का भी अब उसके ऊपर रिएक्शन आ गया। और इसी तरह से जो है अब आज की जो सदारती रेफरेंस की समाअत हुई है उसके अंदर जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि अगर अपने हक़ के अंदर फ़ैसला आ जाए तो इंसाफ का बोलबाला होता है, और अगर आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला आ जाए तो फिर जो है वो ये लीडर कहते हैं कि इंसाफ तार तार हो गया। और फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अवाम तो बेचारे जो हैं वो सादा लो होते हैं और लीडर जो हैं उनको अदालती फ़ैसलों के हवाले से कह देते हैं कि हम नहीं मानते, और इस तरह की रवायत जो है वो चल पड़ती है। आज फ़ारूक नाइक ने क्या दलाइल दी और कल बाबर अवान ने अटर्नी जनरल के हवाले से क्या कहा था और क्यों कहा था उस पर, और अब ये जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से फ़रोग नसीम और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के माबैन होने वाली ये मुनाक़शा है, इसका क्या मकसद है। तो पहले बात करते हैं नासिर साहब, आज की एक थोड़ी सी ब्रीफ दे दीजिए कि फ़ारूक नाइक जो हैं उनका कहने का मकसद क्या था, और ये साथ में ज़रा थोड़ा सा वो कर दीजिएगा कल बाबर अवान साहब ने अटर्नी जनरल साहब पे समरसॉल्ट का इल्ज़ाम क्यों लगाया था खालिद जावेद खान पर। शुक्रिया क़य्यूम साहब। पहले फ़ारूक नाइक साहब से शुरू करूँ। हाँ, फ़ारूक नाइक साहब आज के की बेसिकली जो आर्गूमेंट है वो ये कह रहे हैं कि जो आर्टिकल 63A है उसमें कोई टाइम पीरियड नहीं है, और दूसरा उनका एम्फेसिस ये था कि आर्टिकल 62 1F, आर्टिकल 62 में जो 1F है उसमें भी कोई पीरियड नहीं दिया गया। तो कौन से जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे या जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंटेंट था, जो नीयत थी, वो सख्त यानी लाइफ बैन करने की सज़ा देना हरगिज़ नहीं था। ये उन्होंने कहा कि ये हो सकता है कि आप जो रिमेनिंग पीरियड के लिए जो पार्लियामेंट का टाइम रह गया उसके लिए उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, या 5 साल के लिए या 10 साल, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि आप उसको लाइफ टाइम की सज़ा दे दें। बल्कि उन्होंने इसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मुझे आपको फांसी देने की फांसी तो आप नहीं दे सकते ना। हाँ, वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकली तो ये फांसी की सज़ा ही है अगर आप एक पॉलिटिशियन को लाइफ टाइम बैन कर दें। तो और फिर बेसिक उन्होंने ट्रेस किया पूरी हिस्ट्री के अमेंडमेंट्स कैसे हुई, और 18 अमेंडमेंट उन्होंने बताया कि ये जो 62 1F में 63A नहीं 62 1F में ये चीज़ आई है ना हाँ, कि कोर्ट ऑफ लॉ उसकी, डिक्लेरेशन फ्रॉम एनी कोर्ट हाँ, ऑफ लॉ। डिक्लेरेशन फ्रॉम एनी कोर्ट ऑफ लॉ, उसका मकसद सिर्फ ये था कि जो 18 अमेंडमेंट की कमेटी बैठ के उस पर डिस्कशन हो रही थी तो उसमें ना टाई हो गया था। कुछ लोग कहते थे कि इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए 1F को, लेकिन कुछ कहते नहीं इसको रिटेन रखें। तो फिर उन्होंने हल ये निकाला कि कोर्ट ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन डाल दें उस ताकि पर मता बदनाल साहब ने कहा कि इस तरह से आपने काम आसान कर दिया, आसान कर दिए, और इससे इससे आसानी ये होगी ना कि क्योंकि उससे पहले 62 1F के तहत ये कहीं पे भी नहीं था कि लाइफ टाइम हाँ, डिस्क्वालिफिकेशन हो। तो बहरहाल वो कोर्ट को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आइन है, जो ओरिजिनल आइन है, वो 63A में ये नहीं कहता कि आप जो है अनब्राइडल्ड पावर जो पार्टी हेड को अनब्राइडल्ड पावर दे दें और उसकी डायरेक्शन को मनोवन तस्लीम करें। यह आपका राइट है कि अगर आप किसी पॉलिसी पे या किसी पार्टी डिसीजन पे आप नहीं मुत्तफिक तो आप उसका इजहार कर सकते हैं। वो जो 4 रीजंस दी गई है ना 63A में, इसीलिए जैसे जमाल मंदोखेल भी कह रहे हैं कि ये बताएं कि एक एक जुर्म कहा गया लेकिन उस जुर्म की आइन के अंदर इजाज़त भी दी गई है, हाँ, तो ऐसा क्यों है। ऐसा क्यों है। तो लेकिन इसमें जो जिसका आपने इजहार भी कर दिया, शुरू इंट्रो में ही बोल दिया कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब ने ये कहा था ना कि ये हमारे यहाँ कल्चर बन गया है कि अगर डिसीजन आपके हक में आए तो वाह वाह, वरना इंसाफ बोलबाला, इंसाफ का बोलबाला है, वरना इंसाफ तार तार हो गया। वो इसलिए उन्होंने इस प्रिटेक्स्ट में ये बात की थी कि फ़ारूक नाइक ने ये कहा था कि हम एक अनारकी की तरफ जा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट के बारे में जिस तरह की बातें हो रही हैं ये पहले सोच नहीं कोई सकते भी थे। नहीं मान रहा तो उन्हें। जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने एक वाक़या भी उन्होंने सुनाया कहा था। कि अदालती फैसलों को ना मानना, आइन को ना मानना, ये अनारकी तो है हाँ, और क्या है। ये नारकी है।
तो उन्होंने जस्टिस एजाजुल हसन ने एक वाक़या भी सुनाया कि एक विजिटिंग यूएस सुप्रीम मतलब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के एक जज आए थे। तो मैंने उनसे ये पूछा कि अगर आपका कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन ना तस्लीम करे तो क्या आपके पास कंटेम्प्ट की पावर है? तो उस जज ने कहा कि अमेरिका में ये तस्वर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की कोई डिक्लेरेशन गवर्नमेंट तस्लीम मनवन ना करे। आ, उनको चाहे पसंद हो या ना पसंद हो, क्योंकि उनको ये मालूम है कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं तस्लीम करेंगे तो फिर हम इलेक्शन में जब जाएंगे तो हमारा जो सॉवरेन है, जो हमारा इलेक्टोरेट है, वो हमें उड़ा के रख देगा, वो हमें वोट नहीं देगा। सुप्रीम कोर्ट में मतलब अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट की अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने कितने मार्शल लॉ को जायज़ करार दिया? नहीं, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने मार्शल लॉ को जायज़ नहीं करार दिया, लेकिन वहाँ एक सिविल अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने कितने आमरों को आइन के अंदर तरमीम का हक दिया है? वहाँ तो आमिर है ही नहीं है। आमिर आएंगे तो करेंगे ना। तो जब वो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी उसी वक्त इन्वोक होती है ना जब कोई आमिर आएगा, वहाँ तो आमिर ही नहीं आए। अच्छा चलें ठीक और है। वो समर सॉल्ट रह गया अभी। हाँ वो समर सॉल्ट वाली। अच्छा, तो वो बहुत कल आप इतनी लंबी तकरीर कर देते ना, अब भुला देते हैं आप। असल में मैं इसलिए बोलने की कोशिश कर रहा था क्योंकि आप दरमियान में टोके बहुत देते हैं। तो मैं कल वो समर सॉल्ट की बात ये हुई कि कल जब बाबर अवान साहब आए और उन्होंने कहा कि मुझे टाइम चाहिए और मुझे 2 घंटे और ये, तो इस पे चीफ जस्टिस साहब ने उनसे कहा कि आप क्या अटर्नी जनरल जो फॉर्मर अटर्नी जनरल है खालिद जावेद खान साहब, जो उन्होंने आर्गूमेंट किए थे, आप क्या उनको अडॉप्ट करना पसंद करेंगे? तो उन्होंने कहा था कतन नहीं। उन्होंने समर सॉल्ट किया और मैं एक सीनियर वकील था, उन्होंने मुझे आर्टिकल 5 में बात करने की कोशिश नहीं करने दी। जो हवाला दे रहे थे वो जो सुमोटो की हेयरिंग थी उसके दौरान, तो वो काफ़ी गुस्से में लग रहे थे। तो वो क्योंकि ये उसको लेके जा रहे थे ना फॉरेन पॉलिसी मैटर के अंदर वफादारी पे, तो उस पे फिर अटर्नी जनरल ने खड़े होकर कहा था कि जनाब ये फॉरेन पॉलिसी का मामला है और ये गवर्नमेंट पॉलिसी का मामला है, इसके ऊपर बात नहीं करें आप। बिल्कुल। हाँ। और वो तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि जी अगर तुमने इमरान खान को तब्दील ना किया तो फिर डैश डैश डैश, ठीक है ना, वो डैश डैश वाला आर्गूमेंट था उस पर। तो उसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट भी इंटरेस्टेड नहीं थी और वो सुमोटो इस हवाले से था भी नहीं। वो आर्टिकल 5 पे जाना ही नहीं चाह रहे थे, तो वो उनको मतलब लेके जाना चाह रहे थे। इस पे अटर्नी जनरल साहब ने उस वक्त के उनको रोक दिया था कि फॉरेन पॉलिसी के मामला बहुत डेलिकेट होते हैं, इसको इस तरह नहीं डिस्कस किया जा सकता। तो आप कह रहे हैं कि वो अब बाबर अवान जो कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के वकील हैं, वो अपने उस अटर्नी जनरल को जिसने इतना कुछ सारा कुछ किया उसके बारे में कह रहे हैं कि जी वो समर सॉल्ट लगाए थे उन्होंने, और आज वो यानी कि आए उनकी मुखालफत कर रहे थे, और आज बाबर अवान साहब नहीं आए। अच्छा तो अपना हसनात साहब, ये आपको किधर जाता हुआ लगता है? आपको ये लग रहा है कि जो पीपल्स पार्टी के फ़ारूक एच नाइक हैं वो इसके भी तायात ना हो लेकिन 5 साल हो जाए, कुछ इस तरह का अदालत को इस पे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं? और फिर अगर जमाल मंदोखेल साहब को देखा जाए कि अगर जैसी आज की सूरत हाल है कि इकॉनमी तबाह, फॉरेन पॉलिसी मैटर्स तबाह, गवर्नेंस का नामो निशान नहीं, स्टेट जो है वो तारपोत बिखर रहे हैं, और आप उसको दुरुस्त रास्ते पर लाने के लिए अगर नो कॉन्फिडेंस के अंदर किसी और को वोट दे देते हैं तो फिर आपके ऊपर इतनी बड़ी सज़ा लग जाए कि आपने अच्छा काम किया लिहाजा आप 5 साल के लिए या रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग उसके लिए नाअहल हो जाए। देखिए बहुत से वकला की तो आज ऑब्जर्वेशन ये थी कि बेंच की जो मेजॉरिटी मेंबरान है मे भी 5 साल की तरफ जाएं। बैलेंसिंग एक्ट की बात भी हो रही है कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है पीटीआई के अंदर। अटार्नी जनरल भी केस आ रहे हैं स्पीकर रूलिंग, तो थोड़ा बैलेंसिंग हो साबिक अटार्नी जनरल, तो थोड़ा बैलेंसिंग हो जाए, 5 साल के लिए हो जाए, या कम से कम ये जो असम्बली चल रही है इसकी तक हो जाए। तो अब इसमें क्योंकि उमर अता बंदियाल साहब में ये टेंडेंसी है, क्योंकि उन्होंने 62(1)F को भी तायाद नैल कराने उसमें भी नहीं लिखा हुआ था 62(1)F, तो उन्होंने किया और उन्होंने कहा क्योंकि पॉलिटिशियंस के हवाले से उनके सख्त फैसले आए हैं माजी में, चाहे हसन नवाज़ हो चाहे और भी माजी में केसेस उनके, तो वो उनसे मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ बंदियाल साहब से कि वो में भी 5 साल करें, क्योंकि वो अमूमन कहते हैं ये डिफेक्शन, ख़यानात, और फिर वो हदीस कुरानी आयात उन चीज़ों का भी वो रेफरेंस देते हैं, और मेरा ख्याल है वो मोरालिटीज़ को ला के साथ वो मिक्सअप करते हैं, अमूमन माजी में रहा है। तो यहाँ भी यही है कि मेरा ख्याल है कि वो ये प्रेडिक्शन लोगों की है
कि मे बी वो 5 साल की तरफ करें। लेकिन ये भी ना हो कि PTI वाले पहले भी कह रहे थे कि बेंच ने हमें जी पहले कहा कि इलेक्शन हम तैयार थे कि जी हम इलेक्शन की तरफ। अटॉर्नी जनरल जो उस वक्त के खालिद जावेद खान थे, उन्होंने भी कहा कि स्पीकर रूलिंग को तो गोली मारे, मैं उसको तो डिफेंड ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ जल्दी इलेक्शन कराएं। शहबाज शरीफ इस मैंडेट के साथ कैसे करेंगे। वो दूसरी तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमीशन को भी तलब कर लिया। बार बार इवन मंदोखेल साहब ने कहा शहबाज साहब को कि आपको क्या मसला है जल्दी इलेक्शन के। तो माहौल ऐसा बना कि PTI वाले इतने कॉन्फिडेंट थे कि इलेक्शन हो रहे हैं, जो वो 2-3 घंटे थे। और जो दूसरी तरफ था अपोजिशन के लोग जो अब हुकूमत में हैं, वो उतने परेशान थे कि ये इलेक्शन क्यों भाई, कहाँ से लिखा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा गूगली मारी है जो भी कहें, तो उसका भी दुख है PTI वालों को कि जी हमें दिखाया कुछ और सुनाया कुछ किया कि आखिर सजीव में हाथ ये कभी ना- यकदम चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे आ गया। और ये इस चीज़ का कल मुझे 1-2 वकील कह रहे थे PTI के कि यार हमें दुख इस चीज़ का नहीं है कि हमारे खिलाफ फैसला, हमें ये है कि जो आखिरी 3-4 घंटे हमारे साथ हुआ कि हमने इनको कहा कि जी इलेक्शन तो हो रहे हैं, उन्होंने अपने मुंह में से ये बात कर दी जजेस ने कि जी ये आखिरी क्या हो गया कि हमारे साथ जो है वो यकदम उन्होंने फैसला हमारे बिल्कुल और इतना पाबंद कर दिया स्पीकर को कि 10:30 बजे से पहले आप ये चीज़ें करें। अच्छा ये बताएं ना कि अच्छा नासिर साहब, ये जो जस्टिस काजी फैज आपकी भी स्टोरी है आज, ठीक है ना, काबू आ गए हो तुझे। ये फ़रोग नसीम साहब और इमरान खान साहब के दरमियान में ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है हसनात साहब, इसका क्या है, इस पे ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालें। तो देखिए- नासिर साहब से बैरिस्टर फ़रोग नसीम साहब का मौका पूछते हैं कि बैरिस्टर फ़रोग नसीम ये कहने पर मजबूर हो गया कि बकवास कर रहा है फवाद चौधरी। क्यों जी? देखिए इमरान खान साहब जो हैं वो काजी फैसल साहब के केस के हवाले से वो पहले ऑफ द रिकॉर्ड कहते थे कि मेरा क्या लेना देना, मेरा ये मुझे ऑफ द पता नहीं। रिकॉर्ड कब कहते थे? जो अपने लोगों के साथ जब मुलाकातें होती थी, झूठियाँ कहानियाँ। खालिद जावेद खान साहब ने जब उन्हें कहा कि नहीं आपको गलत मिसलीड किया गया, वो ऐसे नहीं है जैसे काजी फैसा। इवन बताया जाता है असद उमर साहब ने भी एक दफ़ा कहा उनको। लेकिन मज़े की बात है साथ कुरेटिव रिव्यू भी फाइल करवाते रहे। खैर उसका मकसद ये था कुरेटिव रिव्यू का कि जी हमारे ख़िलाफ़ कोई डिटेल जजमेंट में कोई ज़्यादा चीज़ें सख्त ना हो। तो इस वजह से तो इमरान खान साहब का खालिद जावेद खान ने उनको थोड़ा बहुत किया। फिर उनका ज़ाहिर बात है ये जो असल इसमें जो प्रॉब्लम थी काजी फैसल साहब, वो इस्टेब्लिशमेंट को थी। इसमें ओपन नहीं तो वो सीक्रेट है। किसी भी मरले पे प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार था, वो वापस ले लेते लेकिन रेफरेंस। लेकिन मेरा ये है कि मतलब कि 3-4 साल जो है वो जज की फैमिली को, उसकी प्राइवेसी को, नॉर्म्स को, जुडिशल इंडिपेंडेंस को रोंदने के बाद आप कहते हैं मैं तो गुमराह हो गया। देखें वो बिल्कुल ये बड़ा यानी मैं कहता हूँ कि जैसे काजी फैसल की विक्ट्री है ये हो गया। लेकिन एक चीज़ आप इसमें फैक्टर ना देखें, इसमें सारे इन्वॉल्व हैं। पहली मीटिंग हुई, नासिर साहब इसको करेंगे, जब पहली मीटिंग कहीं हुई ना, जब कि ये रेफरेंस आना चाहिए नहीं उस फैज़ाबाद धरने की जजमेंट के बाद, उस वक्त 4-5 प्रो एस्टेब्लिशमेंट वकीलों को बुलाया गया, उनकी ओपिनियन ली गई। फिर फ़रोग नसीम साहब के सामने ये मटेरियल नया रखा गया। फिर उसके बाद एक फॉर्म हायर की गई 1 लाख पाउंड के 2 लाख, आपको भी पता है यूके में। फिर उसके बाद ये भी इतलात है कि इंटरनल क्या हुआ, जुडिशल पॉलिटिक्स जो है ये हिस्ट्री में ये भी लिखा जाएगा, जो इंटरनल जजेस की पॉलिटिक्स है उसका कितना रोल है। 18 जून को रेफरेंस ख़त्म हो रहा है क़य्यूम साहब, उसके 19 जून 2020 को, उसके बाद जो चला क्या वो भी इमरान खान साहब ने किया। तो छोड़ देना सिर्फ इमरान खान साहब 19 जून 2000 को क्या हुआ? 2020 को रेफरेंस ख्वाहिश हो गया, ठीक है, मामला FBI को किसने भेजा? हाँ, किसने भेजा? मौजूदा चीफ जस्टिस। मैं ये कह रहा हूँ। और उसके बाद जो कुछ सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी जजमेंट थी ना, उसके मौजूदा बाद- चीफ उसके जस्टिस उसके बाद- ऑथर जज थे। उसके बाद जो डिटेल रिव्यू पिटीशन में जो कुछ होता रहा, जो एक दूसरे के खिलाफ जजेस ने इतना सख्त हो गए, 4-5 फैसले हैं जो एक दूसरे के खिलाफ जो है आए हैं, जजेस ने एक दूसरे की हैं कि वो उन्होंने कहा मुनीब साहब ने तो आप तो मेजॉरिटी है ही तो नहीं। फिर मैंने- जज साहब के खिलाफ रेफरेंस डाल के अदलिया तकसीम की गई, आप मेरा- ये कह रहे हैं? मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने दाना डाला तो इनको इतना बोले कोई जज नहीं होने चाहिए। ना, हाँ जी नासिर साहब। देखिए जजेस की ईगो जो थी ना वो भी एक वन ऑफ द फैक्टर थी। नहीं, जजेस की वो तो होती है, लेकिन इसको इस तरह से करना, मतलब आपने ईगो की बुनियाद पे फैसले करने, आपने देखिए, लॉ और मुनीब कॉन्स्टिट्यूशन को साहब ने देखना जब कहा कि ये 4 नहीं 6 ये मेजॉरिटी फैसला, वो तो बाद की बात है ना। वही मैं कह रहा हूँ ना। हाँ। 19 जून को इमरान खान को- क़य्यूम साहब देखें, इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको एक आदत है
कि जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों के कंधों पे डाल देनी। दूसरे की कामयाबी हथियार लेनी, अपनी नाकामी किसी के मत्थे मार देनी। देखिए अगर उनको अब गिल्ट महसूस हो रहा है तो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ थी, उन्होंने उसका फ़ायदा नहीं उठाया। जब क्वाश हुई थी जजमेंट तो एफबीआर को केस चला गया था। रेफरेंस क्रैश हुआ था, हाँ, जजमेंट नहीं वो रेफरेंस क्वाश हुआ था तो रेफरेंस दिया गया था एफबीआर को कि आप इसको प्रोब करें। एफबीआर फेडरल गवर्नमेंट के अंडर काम करता है, उस वक्त कहता है कि नहीं हम पार्टी नहीं है, हम इसको नहीं होने, हम रोक देते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर रिव्यू पिटीशन आया, उसके बाद आपने स्टेटमेंट्स आनी और डिफरेंट किस्म के मिनिस्टर्स के स्टेटमेंट्स आना, जो उनकी मिसेज हैं सरीना ईसा, उनको ड्रैग करना अननेसेसरी कंट्रोवर्सी में। आप कहते नहीं कर रहे। उसके बाद फिर जब रिव्यू पिटीशन भी फाइल हो गया और वो भी इसकी भी जजमेंट आ गई तो फिर क्यूरेटिव रिव्यू आ गया। आप प्राइम मिनिस्टर थे, आपके अंडर आया है, मत आने देते। आपको चाहिए था कि वो अपना यू फुट डाउन करते, कहते नहीं ये एनफ इज़ एनफ, बहुत होगी। जो हमने देखें जब किसी जज के ऊपर रेफरेंस आता है ना तो वो सिर्फ अकेला परेशान नहीं होता, फैमिली तो परेशान होती है, सुप्रीम कोर्ट भी परेशान होती है। ये जस्टिस फैसल अरब ने लिखा भी था अपनी जजमेंट में। तो उनकी एक क्रेडिबिलिटी का इशू बन फैमिली जाता की है। बात नहीं है नासिर साहब, आपके पूरे जुडिशल सिस्टम के ऊपर एतमाद उठता है यार। एतमाद लोगों अगर का- अगर आप गलत किस्म की एक चीज़ दाखिल करेंगे किसी जज के हवाले से, और गलत चीज़, और वो भी उसकी जो एविडेंस है या जो कोई इन्फॉर्मेशन है, कलेक्शन है, वो इलीगल तरीके से की जा रही है। एआरयू प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम कर रहा था ना, तो कलेक्शन किसने की है? तो लेकिन उसके फरोग बाद नसीम judgment में कुछ फरोग नहीं आया नसीम है। साहब क्यों खिलाफ हुए? और सुप्रीम जुडिशल फरोग नसीम साहब क्यों खिलाफ हुए? फ़रोग नसीम साहब, ज़ाहिर बात है उन्होंने कहा कि मुझे एडवाइस गलत दी गई, लॉ मिनिस्टर ने सारा कुछ डाला लॉ मिनिस्टर पे और उन्होंने कहा मिसलीड किया गया। तो वो फ़रोग नसीम साहब ने कहा कि मैंने मिसलीड नहीं, सारे इन्वॉल्व थे। इवन जब ड्राफ्टिंग हो रही थी फ़रोग नसीम साहब ने, ये नासिर साहब भी इसको एंडोर्स करेंगे, 2 फ़ोन आ रहे थे, एक इमरान खान साहब के और कहीं और एक और फ़ोन आ रहा था कि कहाँ पहुँचा है, कि कहाँ ड्राफ्टिंग कंप्लीट हुई है। तो ये फ़रोग नसीम साहब इसमें ये पूरी प्लानिंग थी। लेकिन मुझे ये बताएं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी काजी फैसल साहब ने कहा बायस थी, तो आप सिर्फ इमरान खान साहब को नहीं कर सकते हैं। पूरी ये एक शिकंजा था जिससे वो निकले हैं। खोसा साहब, अजमत साहब, सबका नाम लिया ना काजी साहब ने। तो सिर्फ आप ना ये ना करें, किसने कहा था कि जी गर्मियों में छुट्टियों के बाद से रेफरेंस, इतनी जल्दी क्या थी खोसा साहब? बिल्कुल, छुट्टियों के अंदर रेफरेंस को ऐसे पर लगा दिया यही गया। मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ वो आसिफ खोसा साहब को जल्दी थी ना। इस केस को अगर आप खामोशी, इसके सारे आप देखें ना फैक्ट, अगर और आसिफ खोसा साहब उस बेंच के सरबराह थे जिसने पनामा में जजमेंट दी थी। देखिए खोसा साहब का इशू ये है ना, वो उनका और कोई इशू नहीं। वो कोई आपकी बात बुरी लगे तो वो दिल में रख लेते हैं, 10 साल बाद भी आपको कोई ऐसा वो करेंगे कि- करें आप। मैं वो वर्ड अच्छा। नहीं- ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। अभी देखें ना जस्टिस ईसा साहब जो है वो भी मेंटली तो रिलैक्स है ना, अब तो उनके ऊपर उस तरह की कदगन नहीं है ना, जो ये मसला तो ख़त्म हो गया। लेकिन कहने का मतलब है कि इतने इनोसेंट नहीं है फॉर्मर गवर्नमेंट जो है। मैं इसको मानने के लिए तैयार इमरान खान साहब बिल्कुल मासूम है। नहीं है ना, मैं यही तो कह रहा हूँ खाली कि इमरान खान। नहीं, लेकिन सिर्फ इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है ना, डिसीजन उसके देखें, पास विल बक एंड विद हिम, ठीक है। बिल्कुल। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। गवर्नमेंट ने अच्छा किया तब उनको क्रेडिट मिलेगा, अगर अच्छा नहीं किया तो उनके पास ही सब कुछ आएगा। तो मतलब वो असनाद साहब, वैसे ये रेफरेंस दाखिल करने के लिए एडवाइस सदर को किसने भिजवाई थी? प्राइम मिनिस्टर ने भेजी। मैं वो कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने इस तरह और बहुत क्या सारे काम सदर किए हैं, अच्छा किसी के कहने। फिर आज ये अदालती फैसला पढ़ें तो क्या उसके ऊपर सदर मुमलिकत ने अपना माइंड अप्लाई किया? देखें, माइंड उन्होंने अप्लाई नहीं किया, सुप्रीम जुडिशल ने काउंसिल ने किया। 19 जून को मामला खत्म हो जाता। सुप्रीम मामला जुडिशल FBR को काउंसिल क्यों तो भेजा? बाउंड थी ना जी। आखिरी फैसले में भी बंदयाल साहब ने कहा कि FBR असेसमेंट रिपोर्ट, क्या इमरान खान साहब ने कहा था कि डिटेल जजमेंट में लिख दें असेसमेंट रिपोर्ट में जी आपका, तो आपने तो वहाँ कहते रहे मेरा नेक्सस नहीं, ये नेक्सस साबित हो गया। छोड़ दें इंटरनल पॉलिटिक्स को, मैं उसमें अब नहीं जाना चाह रहा। इंटरनल पॉलिटिक्स का आपको रोल क्या है। पता है कि क्या क्या नहीं होगा? 5-6 जजमेंट, शाह महमूद कुरैशी क्या करते रहते? 5-6 जजमेंट जो है ना, मैं आपको बताऊं इस केस में आए हैं, एक दूसरे के जजेस ने किए। और नहीं, वो ठीक है कहाँ आपकी है बात। तो मैं वो कह रहा हूँ कि इंटरनल पॉलिटिक्स का एक बड़ा नहीं कंपोनेंट। देखें, बात ये इंटरनल पॉलिटिक्स किसी और की काई मुदाखलत के ऊपर हुई काई है साहब ना। ने भी हर चीफ जस्टिस के साथ वो ये भी एक है ना कि भाई क्या है? साकिब साहब ने ठीक बात करना गलत बात है। नहीं, वो अब नाराजगी तो है ना सारे। नहीं, ठीक बात करना गलत नहीं, बात है। सारे नाराज हैं जी। कौन नाराज है? साकिब साहब, खोसा साहब, गुलजार साहब,
बंदयाल साहब, अब 4 चीफ जस्टिस, जमाली साहब मुबारक बस्टर्ड में 5 चीफ जस्टिस का मैं क्यों issue नाराज बता- है सारे अब चीफ मैं जस्टिस ये क्यों वजह नहीं नाराज बता होते रहा, हैं? मैं वजह ये नहीं लेकिन बात ये है कि दो ही बात है ना, दो ही बातें हैं, या ये पांचों खराब थे या काजी फैसला मैं खराब है। कोई नहीं कह रहा कि भाई क्या था, लेकिन 5 चीफ जस्टिस के साथ पंगा रहा। अच्छा जी। तो नासिर साहब, हाँ क्या क्या बोले आप? मतलब ठीक है। मतलब है कि देखिए ना, बात ये है कि वो जो बात कर रहे हैं कि जनाब हर चीफ जस्टिस के साथ लड़ाई रहती, किस बात पे लड़ाई रहती है? बात असल है कि खान साहब को ये पता लग गया है कि क्योंकि वो एक बंदा सही बात करता है कि यार ये ठीक बात है, ऊपर से कारपेट फेंक रहे देखिए होते हैं खान चीज़ें। साहब जो है अब रिसीविंग एंड पे हैं। काजी साहब ही इज़ अ जज, ही इज स्टिल अ जज, डिस्पाइट हिज एफर्ट्स कुछ नहीं कर सके, बाल बेका नहीं कर सके, बल्कि पब्लिक में उनकी सपोर्ट बढ़ गई, लोगों ने उनका साथ दिया, जहाँ जाते हैं इज्जत मिलती है। तो अब ये जो कह रहे हैं कि काजी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस मैंने नहीं, असल इशारा उनका एस्टेब्लिशमेंट की उन्होंने तरफ ये है कहा कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं, छोड़े ना लेकिन जी बात- जनाब, उन्होंने मलिक ये साहब रहने इमरान खान दो। साहब ने ये मलिक कहा, साहब, गलत इमरान खान advice साहब, नहीं दी। इमरान खान साहब की मोहब्बत ताड़ी मेरे से भी नहीं, बड़ी नहीं, काबिल एतमाद आपको है, जिस तरह नवाज शरीफ से काबिल मोहब्बत एहतराम है, है। मैं आप PTV के MD भी लग रहे हैं सुने। अब मुझे मुझे बहुत एहतराम है उसका। MD सुने, PTV या पैमरा चेयरमैन? अब आपकी मोहब्बत का मैं एहतराम करता हूँ, ठीक है ना, अच्छा। लेकिन सवाल एक सर, और है फैक्ट है, कि बात इमरान खान साहब बाकी चीजों की यार, तरह एस्टेब्लिशमेंट पे इसका असर डालना चाह रहे हैं देखें, ना। वो तो बिल्कुल है, लेकिन वो हाँ। ये कह रहे हैं कि मुझे गलत एडवाइस, और बिल्कुल उन्हें टारगेट कर रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि इसमें पूरा प्लान था। पहले जिस शुरुआत हुई ना, 5 वकील जो थे, 5 प्रो एस्टेब्लिशमेंट वकील, जिनकी मीटिंग हुई, साकिब नासिर साहब इसको इंडोर्स करेंगे, जिसमें कहा कि जी क्या फैज़ाबाद धरने के बाद 6 पटिशनें दायर हुई, फैज़ाबाद रिव्यू पटिशन, वो किसने की? शेख रशीद, इजाजुल हक, और किन किन ने की? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने की यार, नहीं, सब ने की ना। फिर देखें उसमें अली जफर सेक्रेटरी साहब जनरल वकील थे। कौन था उसका? तो मैं ये कह रहा हूँ एक पूरा प्लान था इसमें, तो ऐसे तो ना और इमरान खान साहब तो फिर पूरे आप ये इस बात को तस्लीम करें कि एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब मिलके काजी फाइसा के खिलाफ वार इसके करने जा अलावा रहे भी थे। कंपोनेंट थे। उसके अलावा कंपोनेंट तो बाद में शामिल देखिए, हो गए ना। काजी साहब जब ने कहा कि इतना बड़ा- सुप्रीम जुडिशियल एक काउंसिल इतना बायस बड़ा थी। एलिमेंट शामिल हो गया तो फिर उसका परवरदा भी तो शामिल हो गया सुप्रीम ना। जुडिशियल काउंसिल बायस थी कि नहीं, ये मुझे बताएं। मुझे नहीं पता नाज़िर साहब। देखें बात सुने, उसको तो जो भी थी, लेकिन मैं अब की मैं बात कर रहा काजी साहब ने प्ली ली हुई है यार कि आसिफ खोसा ये- साहब अब जनाब तो अपना फिर- जिनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी चाहिए वो साहब, नहीं, अब मुझे और पता- जस्टिस अजमत सईद इमरान शेख, खान साहब ने आप कहा- आप आज सामने रख लें, जस्टिस अजमत सईद शेख का है ना लिखा हुआ नोट, उसी के ऊपर कभी आज तक उन्होंने जवाब दिया? नहीं, इमरान खान साहब ने कहा कि FBR असेसमेंट रिपोर्ट को यहाँ आप करें डिटेल। ठीक है भाई, मेरे रेफरेंस तो मुनीर भेजा साहब इमरान को खान किसने साहब ने ना। कहा कि जी ये 6 का नहीं 4 का है, आखिर में मैं इसको मेजॉरिटी नहीं, इसकी जजमेंट नहीं कहूँगा, वो जो आखिरी उन्होंने नोट लिखा और उसका जवाब अभी आया। कौन सी क्या बात वो कर जो रहे 6 जजेस का उन्होंने कहा एक जज रिटायर हो गए हैं, जैसे हाँ। उस पे जो उन्होंने नोट आया, जस्टिस जिस तरह की मुनीर लैंग्वेज अख्तर यूज ने, हुई, हाँ। और उन्होंने कहा जी कि ये एक जज रिटायर हो गए हैं, दूसरे याही अफरीदी साहब की रीजनिंग और है, इसको मैं ये कहूँगा कि ये लीगल प्रेसिडेंट नहीं बनती। अब ये भी इमरान खान साहब ने कहा था कि ये लीगल प्रेसिडेंट नहीं बनती। मलिक साहब ये बात तो है भाई, ये उस बात से कौन इख्तलाफ कर रहा है कि बैरूनी फैक्टर जहाँ था, जहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट और फिर ये मैं वही- और देखें, बात सुने, इमरान खान साहब की इस्तेमाल हो रहे थे, वहाँ पे कुछ अपने घर के लोग भी इस्तेमाल हो रहे थे। कयूम साहब जो मर्जी कर लेना, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर को आप एब्जॉर्व नहीं कर सकते, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने गो अहेड दी है, ही हैज़ टू फेस द म्यूजिक, सिंपल सी बात है। बिल्कुल ठीक बात है। तो अब वो फिर ही इज़ ट्राइंग टू विन बैक हिज फेवर, क्योंकि काजी साहब जो हैं वो सुरखुरू हैं। अच्छा, ये अब ये बताएं कि हसनात साहब कल जो जैसे सुमरता बंदयाल साहब ने भी कहा, जमाल मंदोखेल साहब ने भी कहा कि 10-15 हज़ार लोग जो हैं वो इस तरह से आके और लीडर जो है वो मजमा करके कहते हैं हम अदालती फैसले नहीं मानते, तो वाज इट अ रिएक्शन, मतलब जो इमरान खान साहब कह रहे हैं, तो क्या जज साहिबान जो हैं वो बाहर जो पब्लिक प्रेशर है उसकी हीट फील कर रहे हैं? देखिए, ज़ाहिर बात है, बिल्कुल हर चीज़ जो सोशल मीडिया में जो कुछ चल रहा है, और फिर नाम ले के उनके ख़िलाफ़ कंपेन चल रही, तो बात कर दी उन्होंने। मेरा ख्याल है कि कोई इशू नहीं है। बात यहाँ हर जज जुडिशरी में हमने देखा है, जब भी हाई प्रोफाइल केस होता है तो वो कोई इस किस्म के रिमार्क्स आते हैं जो कम अज़ कम पता होता है कि वो मैसेज दिया जाता है, तो वो बिल्कुल उन्होंने दिया। लेकिन मेरा ख्याल है कि जजेस ओवरऑल कोई इतना वो जो बॉडी लैंग्वेज इस तरह कल नहीं लग रही थी, और आज कि वो को बहुत ज़्यादा परेशान हो। लेकिन एक चीज़ है कि ये जजेस जो थे 4-5, इनमें हमने
ये पीटीआई समझती थी कि हमें जो है ना यहाँ से पूरा इंसाफ मिलेगा। ख्वाजा जावेद खान साहब की भी स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी होती है रही, लेकिन नाकामी हुई, क्योंकि वो अब ये है कि एक तो ये वजह भी है ना, काजी फैसल का नाम जो ले रहे हैं इमरान खान साहब, कि एक जो सुप्रीम कोर्ट का उनका एक धड़े को ये भी कि जी हम अगर आप नहीं तो हम फिर काजी साहब में आप ज़्यादा, मतलब ये मैसेज भी है ना। और दूसरा दूसरा ये भी है कि अगर आप करेंगे तो हम अब यार अच्छा, अब मैं वो नहीं कह सकता अच्छा, दूसरा ये है कि जो जुडिशरी ना, आज मुझे ये लगा कि थोड़ा सा बैलेंसिंग एक्ट की तरफ भी आ रहा है मामला। या तो ये रेफरेंस, अगर प्रेसिडेंट अब एडवाइस चली जाए कि वापस लेते हैं हम, तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा तो ना, बाउंड है प्रेसिडेंट। थोड़ा रुक जाना चाहिए था ना इतनी जल्दी। और आज 2 दिन से जो समाज चल रही है, इसमें वकील भी उस तरह आर्गू नहीं कर रहे, टाइम ज़्यादा कल भी हमने देखा बाबर रमान साहब भी गुस्से में थे, और उस दिन पिछली हियरिंग में भी कहा मैं बंदे ले आऊँ गाँव से, तो वो हमेशा ऑफेंसिव रहते हैं। और जजेस को मतलब ये ऐसा लग रहा है कि वो ट्रायल कोर्ट में है, तो वो तो केस खराब कर रहे हो क्लाइंट का। वो तो इस नासिर तरह साहब offensive आप से- बताएं कि क्या आपको क्या लगा कि भाई वाकई को कोर्ट को जो मैं तो सुना है अदालत कहती है कि इस बंद कमरे के बाहर क्या हो रहा है उससे हमारा कोई असर नहीं होता, देखिए, हम असर ideally- बसर नहीं लेते। आइडियली तो ऐसा ही होना चाहिए हाँ। कि आपको असर नहीं लेना चाहिए, लेकिन लेकिन जो कैंपेन चल रही है इसको कल मुस्तफ़ा रमदे साहब ने लफ्ज़ बोला था, सलीड एंड पेनफुल कैंपेन, और फिर स्मीयर कैंपेन का, फिर कल जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने या पाकिस्तान बार काउंसिल ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया स्मीयर कैंपेन, और उन्होंने भी कहा कि वी विल डिफेंड। तो मतलब इसका असर हो ही जाता है। और देखिए ना, कल चीफ साहब ने क्या कहा कि वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल लीडर्स कि वो कन्विक्शन दिखाएंगे और करेज दिखाएंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को डिफेंड करेंगे। अगर वो डिफेंड नहीं कर सकते तो फिर हम जजमेंट कैसे देंगे? और लेकिन फिर साथ उन्होंने मतलब इतने प्रेशर में फिर उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि वी आर नॉट बॉदर्ड, और हम जो है हम हमारा काम आइन का हम हिफाजत हमें हमारा काम हमारा है। हम ये अब्यूज़ लेंगे। हमें अगर आइन के डिफेंड करने के लिए गालियाँ भी खानी पड़ी उर्दू में, तो फिर हम ये लेंगे, हम गालियाँ भी खाएंगे। फिर दूसरी उन्होंने ये भी कहा कि ये वो कोर्ट है जो 24 आवर्स काम करती है। तो इससे ज़ाहिर यही लग रहा है। मतलब वो इमरान खान साहब ने कहा कि 12 बजे कोर्ट क्यों बैठी, वो एक गिला शिकवा जो सा, तो उसका भी जवाब दिया गया कि अदालत 24 घंटे की होती है, ये किस वक्त भी बैठ सकती है, ये आप ऐसे ना बात आपको करें। पता है कि कागज़, छोटे से कागज़ में भी अगर आप कुछ लिख के दे दें, और ये कोर्ट की डिस्क्रेशन है, अगर वो उसको सुमोटो लेना चाहे तो वो ले लेती है। और कितनी कितनी एप्लीकेशंस आई हैं, उन्होंने आप लेटर एक को ऐसे वक्त में जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसकी वायलेशन ब्लेटेंटली की जा रही हो। ब्लेटेंट वायलेशन थी, आप माने या ना माने, लेकिन ये ब्लेटेंट वायलेशन है, और ये बहुत ख़तरनाक चीज़ थी। क्योंकि देखें, एक प्रोसीजर 95 ने दिया, वो आपने फुलफिल करना है। डिफीट हो जाए, आप नंबर पूरे करके उसको डिफीट कर दें, लेकिन जिस तरह जो तरीका इख्तियार किया गया वो ठीक नहीं था। चलें, बहुत शुक्रिया आपका नासिर साहब और हसनान साहब। शरह दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।